भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण में आज मकर संक्रांति, पोंगल सहित कई तरह के त्योहार मनाए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लिखा, देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। पोंगल की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, सभी को पोंगल की बधाई, विशेषकर मेरी तमिल बहनों और भाइयों को। ये त्योहार तमिल संस्कृति का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। हमें अच्छे स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिले। ये त्योहार हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है। इसी कड़ी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तमिलनाडु में है। वो यहाँ पोंगल त्योहार के जश्न में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। उन्होंने यहाँ चेन्नई के पोन्नियमन मेडू में श्री कादुम्बडी चिन्नमन मंदिर में पूजा अर्चना की और पोंगल के जश्न में शामिल हुए। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू की शुरुआत हो गई है। कोरोना गाइडलाइन के तहत मदुरई में इसका आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्देश है कि इसमें एक बार 150 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा सभी के पास कोरोना जांच की रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा दर्शकों की संख्या भी 50% ही रखने को कहा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पोंगल के दिन तमिलनाडु का दौरा किया। इस दौरान मदुरई पहुंचे राहुल गांधी ने अवनीपुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि तमिल कल्चर को देखना काफी प्यारा अनुभव था। मुझे खुशी है कि जल्लीकट्टू व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी सुरक्षित हैं और सभी का ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी का तमिलनाडु दौरा इसीलिए अहम है क्योंकि इसी साल राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस साल अप्रैल मई में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में द्रमुक और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना है। हाल ही में राहुल गांधी निजी दौरे पर विदेश गए थे और वो पिछले दिनों लौटे हैं। विदेश से लौटने के बाद यहां वो पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। I'd like to thank everybody for inviting me here today. It was quite a lovely experience to see Tamil culture and history in action. I'm happy to see that Jallikattu is being organized in a systematic and safe way so that both the bulls and the youngsters are safe and everybody is taken care of. And I have specifically come here because I think Tamil culture, Tamil language, Tamil history are essential for the future of India and need to be respected by everybody in India. किसान आंदोलन को लेकर अब शिवसेना भी सरकार पर हमलावर हो गई है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर निशाना साधा है। संपादकीय में दावा किया गया है कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है। सरकार अदालत को आगे कर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। खास बात है कि केंद्र और किसान पक्ष शुक्रवार को 9वीं बार आमने सामने आ रहे हैं। शिवसेना के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने 3 कृषि कानूनों को स्थगित करने का आदेश दिया है, फिर भी किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। अब सरकार की तरफ से कहा जाएगा, देखो किसानों की अकड़, सर्वोच्च न्यायालय की बात भी नहीं मानते। सवाल सर्वोच्च न्यायालय के मान सम्मान का नहीं है, बल्कि देश के कृषि संबंधी नीति का है। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द करो, निर्णय सरकार को लेना है। सरकार ने न्यायालय के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों पर चलाई है, लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा शिवसेना ने किसानों को चेताया भी है। उन्होंने लिखा कि एक बार सिंघू बॉर्डर से किसान अगर अपने घर लौट गया तो सरकार कृषि कानूनों के स्थगन को हटाकर किसानों की नाकाबंदी कर डालेगी। इसीलिए जो कुछ होगा वो अभी हो जाए। शिवसेना ने आरोप लगाए हैं कि सरकार आंदोलन खत्म नहीं होने देना चाहती। आंदोलनकारी सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए उन्हें देशद्रोही खालिस्तानी साबित करके क्या हासिल होने वाला है। आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तान समर्थक बताकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। देश में कोविड-19 से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों के लिए वैक्सीन दिए जाने से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत 81 सेंटर से की जाएगी।
उन्होंने कहा, एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को ही कोविड वैक्सीन लगेगी। शुरू में रोज 8100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। केजरीवाल ने ये भी बताया कि दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही वैक्सीनेशन का काम होगा। बाकी 2 दिन रेगुलर वैक्सीन लगती है, इसीलिए 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अलावा जो 2 दिन होते हैं उस दौरान रेगुलर वैक्सीन लगती हैं, तो हम नहीं चाहते कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन दूसरी बीमारियों की हैं वो सफ़र करें। और एक दिन संडे हो गया, तो 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं। इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी और 10% एक्स्ट्रा देती है केंद्र सरकार टूट फूट और उन चीज़ों के लिए। तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली हैं, ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशिएंट हैं। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने वेटरन्स डे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जनरल नरवणे ने कहा कि पिछला साल हमारे देश और सशस्त्र बलों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। सशस्त्र बलों ने बड़ी कुशलता से उत्तरी सीमाओं पर बहादुरी से रहते हुए महामारी का मुकाबला किया। सेनाध्यक्ष ने कहा कि 1971 के युद्ध में मिली जीत को चिन्हित करने के लिए इस पूरे वर्ष को स्वर्ण विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं ये बताना चाहूँगा, ये पूरा साल 1971 के युद्ध के विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और देश भर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि एग्जीबिशंस, बैंड डिस्प्लेज, परेड इत्यादि। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर को नेशनल वॉर मेमोरियल पे माननीय प्रधानमंत्री खुद आए थे और प्रज्वलित 4 विक्ट्री फ्लेम या विजय मशाल से हुई और ये 4 मशाल हमारे पूरे परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के घर और गांव ले जाए जाएंगे। वहीं इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा, वायुसेना की शुरुआत 1932 में एक सहायक बल के रूप में हुई थी और जहां हम अब एक घातक शक्तिशाली एरोस्पेस पावर बन चुके हैं। I think for the Air Force, starting as an auxiliary force in 1932 and growing to where we are today, a lethal, potent aerospace power. On this Veterans Day, I would like to acknowledge with deep respect and pride the contribution of all our veterans in this journey. It would not have been possible without your dedication and without your bringing us up into this culture that we continue to deliver of whatever vision that you had. नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि सशस्त्र सेना के वेटरन्स डे के अवसर पर अपने दिग्गजों से बात करने का अवसर मिलना मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। हम सभी जो वर्दी में हैं और सेवा कर रहे हैं, आभारी रूप से स्वीकार करते हैं कि आज हमारे पास जो बहुआयामी और विश्वसनीय बल है, वो हमारे दिग्गजों की दृष्टि, दृढ़ता और धैर्य के कारण है। All of us who are in uniform and service today gratefully acknowledge that the multi-dimensional and credible force that we are today is due to the vision, perseverance and fortitude of our veterans.
अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद करेगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी संघर्ष पर अमेरिका ने ये फैसला लिया था। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन के कुछ गोपनीय दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे ये खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद चीन तिलमिला गया है। गोपनीय दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका काफी पहले ये फैसला कर चुका है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के मुकाबले भारत को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। अमेरिका ने राजनयिक, सैन्य और खुफिया चैनलों के माध्यम से भारत को समर्थन देने की पेशकश करने की योजना बनाई ताकि चीन के साथ सीमा विवाद का भारत समाधान कर सके। दस्तावेजों में कहा गया कि भारत को मदद करने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य एशिया में चीन के मुकाबले भारत को मजबूत बनाना है। भारत को सैन्य मदद मुहैया कराने के साथ ही एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। चीन के साथ सीमा विवाद में या भारत आने वाली नदियों को मोड़ने की चीन की कोशिशों के संदर्भ में भारत को कूटनीतिक, सैन्य व खुफिया सहयोग दिया जाएगा। भारत के एक्ट ईस्ट नीति को भी मदद दी जाएगी ताकि वो एक वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित हो सके। दस्तावेजों में भारत को सैन्य मदद मुहैया कराने, अत्याधुनिक सैन्य तकनीक उपलब्ध कराने की बात है। साथ ही भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह में सदस्य बनाने की भी बात कही गई है। बता दें कि अमेरिका के मजबूत समर्थन के बावजूद चीन के विरोध की वजह से भारत अभी तक NSC का सदस्य नहीं बन पाया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।